गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उसके बाद कुछ बातें चलेगी ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज के ऊपर। फिर वहां पे कुछ बातें हैं इंडिया होस्ट 20th यूनेस्कोस इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, एक्सरसाइज हरमऊ शक्ति के ऊपर, और लास्ट में हम बात करेंगे नाइजर के ऊपर जो अभी रिसेंटली फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बना है टू एलिमिनेट। ये नाम थोड़ा सा वहां पे अजीब लगेगा, दैट इज ऑनको सर्किएसिस। एक सेकेंड, यस, so Niger has become the first African country to eliminate onchocerciasis। तो क्या है ये सारे की सारे न्यूज, चलिए वन बाय वन वहां पे करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब देखिए यहां पे एग्जैक्टली कंटेक्स्ट में है क्या। जैसे कि हम सबको पता है कि भैया अभी रिसेंटली इंडिगो की मास फ्लाइट कैंसिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एक नए रूल्स वहां पे डिक्लेयर किए गए थे जिसका नाम था FDTL रूल्स, दैट इज फ्लाइट, दैट इज फॉर F, और उसके बाद है D दैट इज ड्यूटी, T का मतलब होता है टाइम और L का मतलब होता है लिमिटेशंस। So flight duty time limitations rules which were declared by Ministry of Civil Aviation, और वहां पे थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉज थे जिसकी वजह से पायलट जो है वो थोड़े से अनअवेलेबल हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिगो को अपनी कंटिन्यूअसली अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाए तो ये वाली न्यूज बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आपको रेगुलरली वाला टॉपिक वहां पे मिलेगा। तो रिसेंटली अभी कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि इंडिका का ये जो मास फ्लाइट कैंसिलेशंस वहां पे चला है उसकी वजह से जो हमारे DGCA है, व्हाट इज DGCA, तो जिसके ऊपर अभी यहाँ पे टॉपिक है दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एक नई चीज को वहां पे ग्रांट किया है, दैट इज ग्रांट वन टाइम एग्जम्पशन फ्रॉम द न्यू FDTL रूल्स, raising questions about the regulators authority and decision making process, कि because of some flight cancellations of a particular aviation company आपको अपने पूरे रूल्स को वहां पे चेंज करना पड़ रहा है। तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं ऑन रेगुलेटर्स अथॉरिटी एज वेल एज दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब पहले तो ये DGCA होते क्या है। DGCA इज इंडियाज स्टैट्यूटरी सिविल एविएशन रेगुलेटर who is responsible for ensuring aviation safety, airworthiness as well as compliance with the global standards। इनकी शुरुआत हुई थी फ्रॉम द ईयर 1927 और 2020 के अंदर एक एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट वहां पे बना जहां पे इन्हें स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वी ऑल नो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल बी देयर, और उसका मेन टारगेट क्या है कि भैया एक सेफ, एफिशिएंट और रिलायबल एयर ट्रांसपोर्टेशन हर जगह पे अश्योर करना, उसे वहां पे प्रमोट करना। साथ साथ वहां पे प्रोएक्टिव सेफ्टी होनी चाहिए, इफेक्टिव रेगुलेशंस वगैरह होने चाहिए, और जो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है जिसे बोलते हैं ICAO स्टैंडर्ड्स, उसके साथ हमारे जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स है उसे अलाइन करना है। फंक्शनिंग उनकी क्या है, तो सेफ्टी के ऊपर वहां पे ध्यान रखा जाए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी रेगुलेशंस है उनको वहां पे बनाया जाए, सर्वेलेंस हो वहां पे प्रॉपरली, ऑडिट वगैरह हो, स्पॉट चेक्स ऑफ एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, MROs, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारे के सारे उनके फंक्शनिंग्स में वहां पे आते हैं। प्लस इट ऑल्सो रजिस्टर्स सिविल एयरक्राफ्ट, it also issues certificates of airworthiness, it also certifies and inspects aerodromes for safety compliance। ये सारे के सारे काम जो है उनके अंडर में वहां पे आते हैं। लाइसेंसिंग वगैरह देना, तो वो सारे काम उनके अंडर में वहां पे चलते हैं।
Also regulates domestic as well as international scheduled and non-scheduled flights. आईसीओ के साथ कोऑर्डिनेट करना, जो कि हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उसके साथ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने की बात है। ऑडिट्स वगैरह भी वहां पे लगाना है, ट्रेनिंग को वहां पे देखते जाना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बेसिकली कौन करता है, दैट इज डीजीसीए। और इसीलिए उनका जो सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है एयरवेज के थ्रू, तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं डीजीसीए। एक ऑपरेशनल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, कुछ रूल्स वगैरह वहां पे बनाते हैं, कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को वहां पे डिक्लेयर की जाती है, और साथ साथ इट ऑल्सो बैलेंस द सेफ्टी एज वेल एज कैपेसिटी। So that is all about the significance of this post, DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और अभी रिसेंटली थोड़े से न्यूज में है क्योंकि उन्हें अपने रूल्स को वहां पे चेंज करने की जरूरत आई है बिकॉज ऑफ दिस इंडिगो इश्यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑल अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेजेस। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। और मॉनिटरी पॉलिसी का मेन यूज क्या होता है, दैट इज टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को बढ़ाना या कम करना। अगर पूरे देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मनी सप्लाई को आपको कम करना पड़ेगा। अगर मार्केट में रिसेशन या डिप्रेशन वाली सिचुएशन है तो आपको कुछ भी करके मनी सप्लाई को बढ़ाना है। और बढ़ाएंगे और कम कैसे करेंगे, तो बोले वाया मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। वन ऑफ द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ओपन मार्केट ऑपरेशन इन विच आरबीआई बाइज or sells, that is purchase or sell the government securities to the people or from the people। या तो आरबीआई लोगों के पास से सिक्योरिटी परचेज कर रही है या तो उन्हें नई नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रही है। और अभी रिसेंटली यहां पे न्यूज में क्यों है, क्योंकि आरबीआई हैज अनाउंस्ड a 1 trillion rupees open market operation purchases along with a $5 billion rupees swap to inject durable liquidity into the banking system as the rupee weakened past 90 rupees per dollar and amid foreign outflows। तो यहां पे आरबीआई ने क्या डिक्लेयर किया है कि वो बेसिकली इंडियन रुपीस को कितने की वहां पे परचेज लगाएंगे, तो बोले $1 ट्रिलियन ओपन मार्केट ऑपरेशन वहां पे परचेज करेंगे ताकि और लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आए। तो जैसे कि हमारी बात हुई एग्जैक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, दैट इज उसकी अगर हम परचेज की बात करें तो आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आरबीआई बैंक्स और उन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो सामने वो पैसा देगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है टू इंजेक्ट ड्यूरेबल लिक्विडिटी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। इससे होगा क्या, तो बैंक की रिजर्व्स वहां पे बढ़ेगी। अगर बैंक के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है तो वो फटाफट उसको लोन में देने के लिए आगे बढ़ाएगी, इसीलिए वो शायद हो सकता है कि अपने इंटरेस्ट रेट को कम दाम में भी वहां पे आगे बढ़ा दे। अदरवाइज बैंक जो है वो अपनी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगी, लेकिन अगर उनके पास बहुत ज्यादा एक्सेस मनी पड़ा हुआ है जिसको लोन में देने का एक प्रेशर है, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने के लिए रेडी हो जाएगी। सो इट विल लोअर द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड सपोर्ट स्मूथ मॉनेटरी ट्रांसमिशन। उनका पर्पस क्या है, तो एक तो लिक्विडिटी वहां पे प्रोवाइड करनी है, लैंडिंग रेट्स को वहां पे थोड़ा सा कम करना है, और मार्केट के अंदर जो मनी मार्केट के जो रेट्स है उसको थोड़ा सा स्टेबिलाईज करना है। तो एक तो एक्सपांशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हो सकता है और दूसरे कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकता है। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस कर रही है तो उसे बोलेंगे एक्सपांशनरी। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के उसके सामने लोगों के पास से पैसे छीन रही है तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। ये कब होता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं पे एक चलता है ऑपरेशन ट्विस्ट कि आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह को वहां पे परचेस करती है और शॉर्ट टर्म वालों को सेल करती है ताकि यील्ड कर्व के अंदर वहां पे थोड़े से चेंज करके वो लिक्विडिटी को आगे बढ़ा सके। सो दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक टर्म्स, दैट इज ऑल अबाउट द रीसेंट कंटेक्स्ट। और एग्जैक्टली कैसे ये परचेज वर्क करेगा तो अभी मैंने आपको पूरी प्रोसेस वहां पे बताई है, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। सबसे पहले आरबीआई चेक करती है कि भैया करेंसी का प्रेशर क्या है, कैपिटल फ्लोस क्या है, कॉल मनी के रेट्स क्या है, बैंकिंग के अंदर लिक्विडिटी कितनी है।
एक बार इन सबको चेक करने के बाद वो एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर करते हैं अबाउट द क्वांटिटी एज वेल एज द मैच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटीज। फिर वहां पे शुरुआत होती है ऑप्शंस। सो बैंक्स सेल बॉन्ड्स टू आरबीआई, बॉन्ड्स का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ऑप्शन। आरबीआई पेस द बैंक्स, बैंक को जैसे पे करेंगे उनकी रिजर्व बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और उससे बेसिकली देखा जाए तो मार्केट में रेट्स वगैरह थोड़े से कम होंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और उसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया होस्ट 20th यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांचेस अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, हर जगह पे इस मंथ से नई बैचेस या तो शुरू हो चुकी है या होने वाली है। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म। द न्यू बैचेस आर फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 प्रिपरेशन इन इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। और अभी आपके साथ एक स्कीम वहां पे अवेलेबल है, दैट इज यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। तो अगर आपने एनरोलमेंट अभी तक नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म को फिलअप कीजिए, या फिर आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं टू गेट दी फर्दर इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की डायरेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड होती है, किस तरीके का गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलता है। 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, मटेरियल्स विल बी फ्रॉम आवर साइड, करंट अफेयर्स हम ही आपको वहां पे से देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको एक सिंगल कोर्स के अंदर वहां पे मिल जाएगी, राइट। और साथ साथ एक और चीज भी बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने यहाँ पे है, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट अवेलेबल है, the PDF is also available on our Telegram group channel, which is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट इंडिया होस्टिंग 20th इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी होती है वो किसके लिए होती है? फॉर सेफ गार्डिंग द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओवरऑल कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए कमिटी ऑफ यूनेस्को, जिसकी इस बार का जो मीटिंग है या फिर जो सेशन है वो इंडिया में होस्ट होने वाला है। कहां पे? तो बोले न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर। सो टू सेफगार्ड द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एक 24 मेंबर की यूनेस्को की बॉडी है जिसको 2003 के अंदर वहां पे एस्टेब्लिश किया गया था to promote, supervise and operationalize the safeguarding of intangible heritage in the whole world। और इस बार उसका सेशन कहां पे होगा? तो बोला एट रेड फोर्ट, दैट इज लाल किला इन न्यू दिल्ली। टोटल 24 मेंबर स्टेट्स यहां पे है विच आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज। सीट्स अलोकेटेड बाय इक्विटेबल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस 6 यूनेस्को रीजनल ग्रुप्स, and each state must nominate experts which are qualified in ICH fields। टर्म पीरियड उनका कितना रहता है? तो हर एक के पास वहां पे 4 साल का होता है टर्म, ताकि वहां पे एक कंटिन्यूटी आ सके। ऐसा नहीं कि एक साल के अंदर वहां पे सब कुछ चेंज करेंगे, एटलीस्ट 4 साल का वहां पे टर्म मिलेगा। हर 2 साल पे आधे मेंबर्स को रिप्लेस किया जाएगा। सो एवरी 2 years हाफ मेंबर विल बी रिप्लेस्ड। सो ओवरऑल देखा जाए तो 4 साल का आपको वहां पे टेन्योर मिलता है। एंड नो कंसेक्यूटिव टर्म्स अलाउड। एक बार अगर आप मेंबर बने हो तो आप वापस री इलेक्ट या री अपॉइंट हो सकते हैं, बट नॉट इन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। उसके बाद आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टेट्स कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली, जिससे वहां पे मोनोपोलाइजेशन जो है उसको वहां पे प्रिवेंट किया जाता है। इनके मेन फंक्शंस क्या है? तो भैया जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने का एक जो ग्लोबल कमिटमेंट है उसको फुलफिल करना है, और कम्युनिटी बेस्ड सेफगार्डिंग को आगे बढ़ाना है। साथ साथ सेफगार्डिंग के लिए जितनी भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए या भी जो भी अलग अलग मॉडल्स वहां पे यूज होते हैं टू इंप्रूव द प्रिजर्वेशन, तो उन सबको वहां पे गाइड करना, उन सब टेक्निकल एडवाइस को वहां पे प्रोवाइड करना।
साथ साथ टू प्रिपेयर ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स एंड ICH फंड प्लान्स टू प्रिजर्व ऑल दिस कल्चर. That is all about the functionings. To examine the nominations for representatives as well. To evaluate the elements for the urgent safeguarding list. एक ऐसा लिस्ट भी बनाना जहां पे तुरंत सेफगार्ड मेजर्स वहां पे लगाने की जरूरत है. और अगर हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करेंगे तो इट रेफर्स टू लिविंग ट्रेडिशंस, एक्सप्रेशंस, स्किल्स, नॉलेज एंड ट्रांसमिटेड विच आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द जनरेशंस. जहां पे आर्ट्स हो गया, रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, क्राफ्ट्स है, इन सबको वहां पे इंक्लूड किया जाता है अलोंग विद द सोशल प्रैक्टिसेस. इनटेंजिबल है, इसका मतलब जो है वो आप उसको देख नहीं सकते. मतलब इट इज नॉट लाइक अ बिल्डिंग, इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रक्चर. वहां पे आर्ट की बातें हैं, रिचुअल्स की बातें हैं, फेस्टिवल्स की बातें हैं, इन सबको प्रिजर्व करने के ऊपर फोकस किया जाता है. और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो अभी अभी बात हुई 2003 के अंदर इसकी वहां पे हुई थी शुरुआत. And that is about the basic ideas about this intergovernmental committee. जहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होता है, अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट होता है, रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस वहां पे होती है. इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया हैज टोटल 15 एलिमेंट्स ऑन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. So that is all about this news, that is all about this committee. Next topic, that is about exercise हरिमाऊ शक्ति. जैसे कि मैंने आगे के लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि जब भी एक्सरसाइज आपके सामने आए तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है. बस ये पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज के बीच में हो रहा है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसकी कंबाइंड एक्सरसाइज है. तो देखा जाए तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है राजस्थान के अंदर, उसके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर एक एक्सरसाइज, इंडिया और मलेशिया हरिमाऊ शक्ति 2025. और कौन सी वाली एक्सरसाइज है? तो इट्स अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी और रॉयल मलेशियन आर्मी के बीच में होती है. बाकी सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो वो बस एक बार वहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. अदरवाइज प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज किसके बीच में वहां पे हुई है. And the last topic, it is about Niger becomes the first African country to eliminate onchocerciasis. केरसियासिस भी बोला जाता है या फिर सेरसियासिस भी बोला जाता है. onchocerciasis को दूर करने वाला पहला कंट्री बना है नाइजर. द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट onchocerciasis. और क्या होता है ये onchocerciasis? इट इज नोन एज रिवर ब्लाइंडनेस. और रिसेंटली देखा जाए तो एलिमिनेट हुआ है, उनकी गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है और द सेम पॉइंट इज आल्सो वेरीफाइड बाय WHO. ये onchocerciasis एग्जैक्टली क्या है? इसे रिवर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है. एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल पैरासिटिक डिसीज है which is caused by filarial worm onchocerca volvulus, transmitted by infected black flies and which are breeding near the fast flowing rivers. और उसके मेन वहां पे अगर हम देखा जाए तो उसका ओरिजिन वगैरह क्या है? तो ओवर 99% ऑफ ग्लोबल केसेस अकर इन सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स एज वेल एज यमन के आसपास. स्मॉलर एंडेमिक पॉकेट्स एग्जिस्ट ऑन द ब्राजील वेनेजुएला बॉर्डर. ब्राजील वेनेजुएला बॉर्डर के आसपास भी थोड़े से जोन में ये सब वहां पे मिलता है. इट इज द सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शंस कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस आफ्टर ट्रेकोमा. उसके मेन फीचर्स वहां पे क्या है? इट इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक माइक्रोफिलेरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग इंटेंस इन्फ्लेमेशन. It leads to severe itching as well as disfiguring the skin changes and progressive eye damage. Adult worms जो है वो 10 से 15 साल वहां पे जीते हैं, making long term treatment essential. Community level morbidity includes blindness. It reduces the productivity as well as increase the poverty risk. उसके symptoms वहां पे क्या है? तो शुरुआत में स्किन के अंदर वहां पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है, रैशेस वगैरह होने शुरू होते हैं, स्किन जो है वो थिक होती जा रही है. आईज के अंदर अगर हम बात करें तो लीजन्स लीडिंग टू impaired vision and eventual permanent blindness. So these are the kind of symptoms
early infection in children is linked to epilepsy in certain regions. उसकी ट्रीटमेंट क्या है? The primary treatment is ivermectin, ivermectin, which is given once or twice we can say yearly for 10 to 15 years. तो वहां पे वो वाली ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे होती है नॉर्मली, जो उसे प्रिवेंट कर सके, लेकिन एक बार ये डिसीज होगी उसके बाद इट इज नॉन प्रिवेंटेबल एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर डेंजरस. और अभी रिसेंटली आपको बस ओवरऑल में इतना पता होना चाहिए कि विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरसियासिस, एंड द आंसर इज नाइजर. नाइजर पहला अफ्रीकन ऐसा कंट्री बना है जिसने ऑफिशियली इसको एलिमिनेट करने की वहां पे डिक्लेरेशन लगाई है. That is all about this news. That is all about our today's lecture. ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कर लेके मैं वापस आपके सामने आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. चलिए आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं तक का रखते हैं.